की बात करेंगे वहां वॉल्यूम फिक्स रहेगा, शेप चेंज। तो बिल्कुल लिक्विड्स की तरह हम जो पहली चीज करेंगे वो है बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। अगर हमें याद हो तो गैसेस में भी सबसे पहले आफ्टर दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ा। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। वहां हमने गैसेस के पहले दो बिहेवियर पढ़े थे, डिफ्यूजिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी। हमने इन्हें डिफाइन किया था और फिर इनसे रेलेवेंट रीजनिंग क्वेश्चन किया था। अब डिफ्यूजिबिलिटी वही है, ऐसे बात दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड अब हम उस पर बात करेंगे और इधर भी एक साइंटिफिक रीजन करेंगे। जस्ट टू गिव यू the reminder, diffusibility means ability to diffuse। और अब मेरा ख्याल है डिफ्यूजन हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ डेफिनेशन की थी, लेकिन अब हम गैसेस का एक पूरा लॉ डिफ्यूजन को आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें फोकस रखना है रीजन पर रेदर देन द डेफिनेशन। तो पहली प्रॉपर्टी डिफ्यूजिबिलिटी in liquids। डिफ्यूजन अब भी वही mixing of particles to form homogeneous mixture, movement of the particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration, और spreading of the particles or molecule throughout the available space, वही है लिक्विड में भी होती है। लेकिन हिसाब ये है कि लिक्विड में डिफ्यूजन गैसेस के मुकाबले में स्लो है और सॉलिड के मुकाबले में फास्ट है। तो क्या वजह है? तो वजह बड़ी सिंपल है। डिफ्यूजन की सारी डेफिनेशन जहन में ले आइए, स्प्रेडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द मूवमेंट ऑफ द, सब में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है। इसका प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से डिफ्यूजन हो रही है। तो जिस स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल्स ज्यादा फ्रीडम के साथ मूव करेंगे उसकी डिफ्यूजन भी तेज होगी, जिसमें पार्टिकल्स कम फ्रीडम के साथ मूव करेंगे उसकी डिफ्यूजन भी कम। तो हम सबको पता है गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा फ्री और इंडिपेंडेंट अंदाज से मूवमेंट, तो फिर वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंटरमॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होती है। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाते, वो अपनी जगह हल्के हल्के वाइब्रेट करते हैं। जब हम सॉलिड पढ़ेंगे तो कहेंगे यहाँ डिफ्यूजन नहीं होती। तो एक एक्सट्रीम है डिफ्यूजन बहुत ज्यादा, सॉलिड है नहीं होती, तो लिक्विड बीच में आता है। लिक्विड में पार्टिकल्स मूव करते हैं किस तरह? क्लस्टर्स की सूरत में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहे होते हैं। तो ना इतनी आजादी से मूव करते हैं जैसे गैसेस में कर रहे हैं, ना इतनी पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शन है जितनी सॉलिड में। दरमियानी बात है, इसलिए डिफ्यूजन भी दरमियानी होगी, सॉलिड से ज्यादा, गैसेस से कम। दूसरी वजह जो डिफ्यूजन को कंट्रोल करती है इन एडिशन टू मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, वो है डिस्टेंस बिटवीन देम। गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, दरमियान में जगह खाली होती है। जब एक गैस दूसरी गैस में मिक्स होने जाती है तो उसे खाली जगह मिलती है, उस खाली जगह में एडजस्ट हो जाती है। सॉलिड के डिफ्यूज ना करने की एक वजह ये भी है, तो पार्टिकल ही मूव नहीं कर रहे हैं, दूसरे वो जो हल्के बहुत वाइब्रेट भी कर रहे हैं अगर, तो जगह कहाँ है उनकी? तो पार्टिकल्स पैक्ड हैं। तो अगर मिक्स होने की कोशिश भी करेंगे, जबरदस्ती हमें मिलाने की कोशिश करें तो जगह ही नहीं मिलेगी, तो पहले से ही पैक्ड है। तो अब गैसेस में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, फिर उनकी मूवमेंट फ्री है, तो वो डिफ्यूजन में नंबर 1। लिक्विड में मूवमेंट तो फिर भी हो रही है, कुछ मॉलिक्यूल स्लिप ओवर हो रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब है इनकी डिफ्यूजन कम होने की एक वजह ये भी है। तो अब हमें जो रीजन इम्तिहान के लिए करना है वो यही कंपैरिजन है तीनों स्टेट्स के हिसाब से। तो हम ये स्टेटमेंट इम्तिहान में देते हैं कि लिक्विड्स
diffuse slower than gases but faster than solids. लिक्विड गैसेस के मुकाबले में स्लो और सॉलिड के मुकाबले में फास्ट डिफ्यूज करते हैं। वजह क्या बनाएंगे? in liquids intermolecular motion and intermolecular distance are less than gases but greater than solids. Therefore, liquids diffuse slower than gases but faster than solids. क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर मोशन और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैसेस से कम है और सॉलिड से ज्यादा है और डिफ्यूजन भी दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, इसलिए इनकी डिफ्यूजन भी गैसेस से स्लो होगी और सॉलिड से फास्ट। दूसरी बात, कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस में भी इसी का तस्करा किया था। कंप्रेस होने की एबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी है और कंप्रेशन क्या है कि अगर आप प्रेशर लगाएं और किसी चीज का वॉल्यूम कम करें, इट इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेनेवर प्रेशर इज अप्लाइड। तो गैसेस पर प्रेशर अप्लाई करके हम उनका वॉल्यूम बड़े मजे से कम करते हैं। इट मींस गैसेस को कंप्रेस करना बड़ा ही आसान है। यहां सिर्फ एक वजह है और वो है प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह बहुत ज्यादा है, इसलिए जब आप प्रेशर लगाकर उनके मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं कि वो एक दूसरे के करीब जाएं तो वो जा सकते हैं, इतनी खाली जगह है, थोड़े और हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम सॉलिड से कहें प्रेशर लगा के कि उनकी मॉलिक्यूल्स करीब हो जाए, वो तो ऑलरेडी चिपके हुए कंप्रेस्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, और क्या होंगे। तो आप चाहे जितना प्रेशर लगा लें, जब आगे बीच में जगह ही नहीं है तो वो क्या एक दूसरे के करीब होंगे। तो जिस स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह है वो तो कंप्रेस हो सकता है। कंप्रेस होना बताते खुद इस बात का सबूत है कि वहां पार्टिकल्स के बीच में गैप है, और जो कंप्रेस नहीं हो रहा है इसका मतलब है उनके पार्टिकल ऑलरेडी एक दूसरे के करीब आए हुए हैं, वॉल के करीब आएंगे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिर्फ गैसेस कंप्रेस होते हैं, ना लिक्विड कंप्रेस होता है ना सॉलिड, प्रैक्टिकली।
अब चूंकि हमने ये छोटी सी बात को कह रखी है कि सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, अलबत्ता लिक्विड में थोड़ा सा ग्रूव है, तभी वो पार्टिकल्स क्लस्टर की सूरत में एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते रहते हैं कि थोड़ी सी जगह समझो है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो जगह कवर कर ले, ऐसे ही होता है। लेकिन वो इतनी मामूली सी जगह होती है कि उसके कवर होने से जो वॉल्यूम कम होगा वो नजर भी नहीं आएगा, हमें महसूस भी नहीं होगा कि वॉल्यूम, इसलिए ये ऑब्जर्वेबल कंप्रेशन है। प्रैक्टिकली आप कहिए कि हाँ सर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं तो लिक्विड थोड़े बहुत तो कंप्रेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर वो थोड़े बहुत इतने थोड़े बहुत हैं कि कम से कम आंखों से नजर नहीं आ सकता है। इसलिए प्रैक्टिकली मैंने इसी लफ्ज कहा कि प्रैक्टिकली हमारे लिए दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है, ना सॉलिड कंप्रेस हो रहा है ना लिक्विड। सिर्फ ये फर्क जताने के लिए कि इससे ये ना हो कि सॉलिड लिक्विड तो एक जैसे हुए, तो फर्क जताने के लिए हम थोड़े अल्फाज चेंज कर देते हैं। जब सॉलिड पे पढ़ेंगे तो कहेंगे सॉलिड्स आर एब्सोल्युटली नॉट कंप्रेसिबल, और अभी लिक्विड में कह रहे हैं कि लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड टू ए वेरी नेग्लिजिबल एक्सटेंट व्हेन यू अप्लाई हाई प्रेशर। ये हो जाते हैं थोड़े बहुत, मगर इतने थोड़े बहुत कि आप उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे गुंजाइश भी आ गई और ये भी लग गया कि यस दे आर लाइट स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। लेकिन गैसेस से कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बहुत ही मजे से और बहुत जबरदस्त कंप्रेशन करते हैं, वो हम ऑलरेडी गैसेस में लिख चुके हैं। तो यहाँ क्या रीजन लिखा जाएगा, लिक्विड can be compressed by applying high pressure to a negligible extent. लिक्विड्स बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेस होते हैं प्रेशर लगाने पर। और बोला as in liquids there exists a very small intermolecular distance, they can be compressed to negligible extent if very high pressure is applied. तो ये दो उन बातों का रीजन हो गया जो अपने केसेस में भी पढ़ी थी। बेसिकली ये पूरा सेट कंप्लीट होगा जब हम सॉलिड भी पढ़ेंगे, वहां भी हम इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजिबिलिटी के मुताबिक कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। इस तरह आपका कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा कि अगर कोई हमसे ये कहे कि इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू कंप्रेस और एबिलिटी टू डिफ्यूज आप तीनों मैटर की स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम ये बातें बता सकते हैं। तो हमने गैसेस के सेक्शन में लिखा था गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में, इसी तरह रीजन की सूरत में लिखा था कि गैसेस कैन बी डिफ्यूज्ड बेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। यहाँ लिक्विड के एस्पेक्ट से लिख लिया और अब सॉलिड में सॉलिड के एस्पेक्ट से लिख लीजिए, सॉलिड पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद आई जाएगी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी में गैसेस में लिखा था गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली, और यहाँ इसकी बात कर दी। अब सॉलिड में हमें लिखना होगा सॉलिड में नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल, तो इसकी रीजन वहां लिख देंगे। ये दो बातें दरअसल वो जनरल दो खूबियां हैं जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में है। दो में हम पढ़ चुके, तीसरे में इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पर हम जिस खूबी का तस्करा कर रहे हैं वो है लिक्विड की खूबी।
इसका मतलब है ना उसकी बात सॉलिड में करनी है और ना गैस में की गई है, तो ये एक नई चीज है, तो इसको डिफाइन भी करेंगे और फिर इसका रीजन भी लिखेंगे। तो ये जो तीसरे नंबर पर चीज है ये लिक्विड की मशहूर मूवी है और उस मूवी का नाम है इवेपोरेशन। evaporation इसका 10 का 9th की केमिस्ट्री मैट्रिक की फिजिक्स दोनों में हुआ है, वो याद हो या ना। हमने इसका हल्का फुल्का तस्करा किया था डेल्टन लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में, जब हमने आपसे कहा था कोई भी गैस पानी के ऊपर से कलेक्ट की जाए तो उसमें पानी के वेपर्स मिल जाते हैं, क्योंकि पानी और तमाम लिक्विड हर वक्त इवेपोरेशन करते हैं। अब वही प्रॉपर्टी एज ए टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन हमें इसकी डेफिनेशन बता सकता है? जी। Evaporation is a process in which the movement of molecules starts escaping from the surface of the liquid. Yes. So evaporation is a process in which liquids turn into vapor. Evaporation between the concentrations. और कोई बात दोनों की बातें ठीक है मगर इनकम्प्लीट है, थोड़ी सी और कुछ बात बिल्कुल सही बात सही कर सकते। लिक्विड में हर वक्त एक प्रोसेस होता है और वो है लिक्विड का वेपर सेंसिंग। सिंपल नाम से सोचे ना, इट्स अ प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर्स, मतलब इवेपोरेशन। दो बातों की जरूरत है। पहली बात, ये वेपर क्या होता है? क्या आप नहीं कर सकते, मैं सुनता रहता ये वेपर होते क्या है? गैस मॉलिक्यूल। तो गैस कह देना, यहाँ से तुमने कार्टून नेटवर्क शुरू कर दिया, अच्छा खासा इस पर भी चैनल चल रहा है। देखिए गैस और वेपर एक ही चीज के दो नाम है, फर्क है नंबर 1 और 2 नंबर का, मेड इन जापान और मेड इन चाइना। एक नंबर और एक 2 नंबर, बस ये फर्क। गैस गैस को कहते हैं, यानी उस सब्सटेंस को कहते हैं जो ओरिजिनली गैस है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये नहीं गैसेस रूम टेम्परेचर पे गैस ही कहलाएंगे। लेकिन पानी तो रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं है, वो क्या है? लिक्विड। तो अगर ये पानी इसी तरीके से हीट करके या किसी और तरीके से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम इसे गैस कहेंगे। तो कंफ्यूजन ये होगी कि अगर किसी को नहीं पता तो उसको कैसे पता चलेगा ये गैस है नहीं, इस वक्त बन गई है, इसने अपना रूप बदल लिया है। असल में तो ये वो है, इस वक्त इसने अपने आप को मेकअप किया हुआ है, बदल लिया है थोड़ा। ये कैसे पता चले? तो हमने इसके लिए लफ्ज चेंज कर दिया। हमने कहा वो सब्सटेंस जो एक्चुअल में गैस नहीं है मगर फॉर द टाइम बीइंग दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो उनको गैस ना कहो, उनको वेपर। तो अब जिस चीज के नाम के आगे वेपर लगा होगा आप समझ जाएंगे इस वक्त उसने गैस की शक्ल इख्तियार की हुई है, लेकिन असल में ये गैस नहीं है, उसने अपना गेटअप चेंज किया हुआ है। फिल्मों में कर लेते हैं बुढ़े बन गए, जवान हो गए, असल में तो आपको पता है ये तो वो है, गेटअप चेंज किया। तो ये पानी ने अपना गेटअप चेंज किया, गैस बन गया, तो हम कहेंगे वाटर वेपर। ब्रोमीन लिक्विड है, लेकिन अगर हम उसे गर्म करके गैस बना दें तो वो ब्रोमीन गैस नहीं कहलाएगा, ब्रोमीन वेपर। आयोडीन सॉलिड है, गर्म करके उसे गैस बना दें
तो कहलाएगा आयोडीन वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड है ही गैस, गर्म करें ठंडा करें वो है ही गैस, तो कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, पहली बात है। इसका मतलब है वेपर है तो गैस ही, मगर ये उस सब्सटेंस की गैस है जो ओरिजिनली या तो सॉलिड होती है या लिक्विड होती है और गैस बन गई। अच्छा, अब इस तरह बन गई तो लिक्विड के वेपर्स में या गैस बनने में दो तरीके हैं, एक कहलाता है बॉइलिंग और एक कहलाता है इवेपोरेशन। सारा प्रॉब्लम ही यही है, वरना ये सिंपल डेफिनेशन होती, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस तरह का कंफ्यूजन ये आया, अगर ये इवेपोरेशन है तो फिर बॉइलिंग क्या है, इसमें भी तो लिक्विड वेपर बनता है। तो दोनों का फर्क बताने के लिए हमें थोड़ी सी कहानी बनानी। बॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें सारे का सारा लिक्विड अपने आप को वेपर्स में चेंज कर लेता है। एक बात, एट फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दो खूबियां होंगी, बॉइलिंग में सारा लिक्विड खुद को वेपर बनाएगा और एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर ऐसा करेगा जो कि कहलाएगा बॉइलिंग। पानी का बॉइलिंग हर टेम्परेचर पे नहीं होती, पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास जितना पानी होगा वो सारे का सारा वेपर बन जाएगा, एंड द 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या है फिर? इवेपोरेशन बॉइलिंग का छोटा वर्जन है जिसमें सारा लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होगा। बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में बस एक ही चीज कॉमन है कि इसमें भी लिक्विड वेपर बन रहा है, मगर क्या कंडीशन है? सारा लिक्विड नहीं, सिर्फ लिक्विड का कुछ हिस्सा। कौन सा कुछ हिस्सा? जो उसकी सरफेस पर होगा। ये है सबसे कड़ी शर्त। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। लिक्विड की सरफेस पर सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ वो इवेपोरेशन में हिस्सा लेंगे, नीचे कोई भी नहीं। आपने थोड़ी देर पहले कहा लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है। आपके पास पेप्सी की बोतल है, उसमें पेप्सी कोला है, अपनी ऐसी होती हो, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने बहुत देर से पेप्सी नहीं पी। अब तो पता नहीं हर शेप की आ गई है। ये बॉटल है आपके पास, ठीक है? ओ भाई, इसलिए बीपी शुगर का पेशेंट हो जा रहा है, उसने लेकर पता नहीं क्यों बीपी वजह से आज पेप्सी पिला रहा है। वो बड़ी कुर्बानी है भाई, वो पी नहीं सकते भाई। अब डॉक्टर ने कहा अपने इससे की सारी पेप्सी पी ली। बचपन में ही लोग एक एक पीते थे, तुम 6-6 पिलाते थे, अब बार गुंजाइश नहीं है। अब बेटा ऐसे चुपचाप मिनरल वाटर दिया करो, नेस्ले का खत्म। तो यार अल्लाह ना करे सबका आएगी ना। अब लिक्विड अगर पेप्सी की बोतल में सही से याद कर दी तो भाई अब सरफेस कौन है? सिर्फ ये है बाहर निकलने का रास्ता। जितने मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे पूरी बॉटल के हिसाब से सोचिए सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल होंगे, वो 1% भी नहीं होंगे। इतना ये सब आराम से बैठे, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई इवेपोरेशन में सारे लेंगे। कौन लेगा? सिर्फ सरफेस। अच्छा, मैंने चालाकी की, यही बॉटल पकड़ी और इसे इस टब में डाल दिया। अब ये बॉटल है, पानी के इसकी सारी पेप्सी, अब सरफेस कितनी है? ओहो इतनी बड़ी सरफेस है। तो अगर ये दोनों रखे जाए तो चूंकि यहाँ सरफेस बहुत ज्यादा हो गई है तो यहाँ इवेपोरेशन के चांसेस। अब क्या सर, सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सारे भाग जाते हैं? अब फिर एक शर्त हुई और रिस्ट्रिक्शन। पहली बात, सिर्फ सरफेस वाले इन्वॉल्व है और नॉट एवरी मॉलिक्यूल एट द सरफेस। नीचे वालों को तो आप एक्सक्लूड कर देना, वो तो है ही नहीं मुकाबले में। अब जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसमें से भी कौन इन्वॉल्व है? ओनली दी हाई एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर भी हैं और जिनकी एनर्जी हाई है। एनर्जी कैसे हाई हो जाती है किसी की हाई किसी की लो? लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर होता है और दूसरे को धक्के धक्के मारते रहते हैं। तो ये जो कोलिजन्स इनके आपस में होते हैं, इसके नतीजे में कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है और कुछ कम हो जाती है। तो अब जो सरफेस पर आ गया और उसे नीचे से किसी ने सही वाला धक्का मारा तो वो भाग सकता है। अगर फर्स्ट सरफेस पर तो है एनर्जी का, मैं कोई धक्के भी नहीं मार रहा तो वही पड़ा रहेगा। फिर तो सोचिए, तो कहेंगे सर इवेपोरेशन फिर तो समझे होती ही नहीं है। हाँ, अगर आप इस बॉटल की बात करें ना, ये रूम टेम्परेचर पे बॉटल रखी हुई हो
तो चूंकि सरफेस इतनी कम, ऊपर से उसके भी कुछ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, तो ये ना होने के बराबर इवेपोरेशन। इसका सबूत है, कभी छोटे छोटे काम गड़बड़ करके गए और परेशान हुआ, अगर साइंस की जितना समझ में आती है। गिलास में पानी लें, आजकल तो चलो शाम में फिर कुछ मौसम बेहतर हो जाता है, दोपहर में तो हीटर चल रहा होगा, तो दोपहर में घर की किसी खुली जगह पे, छत पे या बाहर, एक गिलास में पानी लें और जहां तक उसमें पानी हो मार्कर से निशान लगाते हैं, मैं यहाँ तक पानी लिया, और उसे धूप में रखते हैं। उतना ही पानी ऐसे किसी टब में ले लें, उतना ही पानी इस टब में ले लें और उसे भी उसके बराबर में धूप में रखते हैं। अब दोनों एक ही तरह के पानी, एक ही क्वांटिटी है पानी की, और एक ही धूप में रखे हो तो गर्मी भी एक जैसी मिल रही है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद जाकर उठा के लेकर आए तो आप वाज़ेह तौर पे फील करेंगे जो टब में पानी है वो कम हो जाएगा। और अगर किसी ने और अच्छा काम किया और टब में रखने के बजाय फर्श पे फेंका तो फिर तो और ज्यादा सरफेस हो गई, तो फिर तो जब वापस आएगा तो ढूंढना पड़ेगा पानी किधर है, वो सारा पानी सूख चुका होगा। लेकिन जो गिलास में पानी है, जहां आप निशान लगा के गए थे ना, आप देखेंगे वही वही है निशान, हालांकि वहां हुई होगी ये तो इवेपोरेट ही नहीं हुआ, ये वाला है सारा। तो इसका मतलब है इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और वो भी जिसकी एनर्जी हाई है। पहली बात, सारा लिक्विड इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा फर्क, बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होती थी फिक्स टेम्परेचर पर, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। लो टेम्परेचर पे बहुत स्लो, हाई टेम्परेचर पे फास्ट, मगर होती हर टेम्परेचर। इस वक्त रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पानी हम देख रहे हैं उसमें हमें तो नहीं लग रहा वो इवेपोरेट हो रहा है, सर कह रहे हैं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही कम हो रहा है। अगर किसी तरह हम इसे गर्म कर दें और इसका टेम्परेचर 40 प्लस हो जाए, 50 के करीब हो जाए, तो हमें पानी के ऊपर से धुआं उठता हुआ नजर आता है। तो फिर ये इवेपोरेशन इतनी ज्यादा होती है कि विजिबल, और बॉइलिंग पॉइंट के करीब आकर तो बहुत ही विजिबल हो जाएगी, लेकिन रहेगी, यानी 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी में इवेपोरेशन हो रही है, तेज हो जाएगी बहुत, आपको बहुत ज्यादा वेपर छूटते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस वक्त भी यही कहानी होगी, सिर्फ सरफेस इन्वॉल्व है। सरफेस के मॉलिक्यूल तेजी से उड़ गए, उनके नीचे वाले ऊपर हो गए, अब वो उड़ गए फिर उसके नीचे, लेकिन सरफेस जो बीच नीचे बैठे रहे वो एकदम छलांगे मार के ऊपर नहीं आए, वो अपनी जगह बैठ जाए, हमारी बारी आएगी जब हम। और जैसे ही टेम्परेचर 100 होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो पूरे लिक्विड में से बबल बनने शुरू हो जाएंगे, सब भागेंगे और एक साथ सारा लिक्विड इवेपोरेट, सारा लिक्विड बॉयल हो जाएगा। तो अब जब हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए। सरफेस, उसके भी सिर्फ हाई एनर्जी, हर टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहेगी सिवाय बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बन गई डेफिनेशन? escape of high energy liquid molecules from the surface of liquid at all temperatures except its boiling point is called evaporation. सारी बातें आ गई। Escape of high energy liquid molecules from the surface of liquid at all temperatures except its boiling point is called evaporation. ये डेफिनेशन हो गई, और जैसा कि तरीका था
डिफ्यूजन और कंप्रेशन में भी हमने डेफिनेशन लिखी थी पहले, तो क्योंकि हम गैस में लिख चुके थे तो यहाँ हमने उसे कंटिन्यू नहीं किया, डायरेक्ट रीजन बताया। यहाँ चूंकि ये पहली दफा आई तो इसे डेफिनेशन लिखी है। अब इससे रेलेवेंट रीजन, वो रीजन क्या है जी? Evaporation causes cooling। इवेपोरेशन से ठंडक पैदा होती है। रीजन तो बाद में बताएंगे, पहले तो ये बताएं होता भी है कि ऐसा नहीं। तो ऐसा आप फील करते हैं कहाँ? परफ्यूम्स सबके पास में लगाते भी हैं। परफ्यूम्स हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो लिक्विड होता है, आप उसे स्प्रे करते हैं खुद पर, वो फौरन गैस बन के उड़ जाता है, कुछ यूज किया जाता है। अगर आप उसे जिस्म पे स्प्रे करने के बजाय थोड़ा सा हाथ पे लें, फौरन इवेपोरेट होगा और आपका हाथ एकदम से ठंडा फील होगा, लगेगा वो बहुत ही ठंडा हो गई। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उन सब की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में लिखा था, पॉइंट नंबर 8। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते हैं। एवरेज कैसे ली जाती है? सारे नंबर्स जमा करें और टोटल नंबर से डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर अगर हमने आपके फर्ज कर लीजिए 5 टेस्ट दिए केमिस्ट्री के, 2 में आपके फुल मार्क्स आए, 3 में, 1 में 4, 1 में 5, 1 में 6 आउट ऑफ 10। अब चूंकि 2 में फुल मार्क्स आए हैं और बाकी 3 में अगर आपने हिसाब लगाया तो 50% बन रहा है, 4-5 से, तो एवरेज निकाला जब हमने सबका, तकरीबन 70% बन गया। चाहे ए ग्रेड में रिपोर्ट बनने की बारी आई तो सर ने कहा कि भाई वो ऐसा है कि इन्होंने कहा है कि 3 टेस्ट लेने थे, मैंने ऐसे ही पास ले लिए, तो रिपोर्ट में 3 टेस्ट आए। कौन से 3 आएंगे? जिसमें आपके 4, 5 और 6 मार्क्स आए, जिसमें आपके फुल मार्क्स आए थे ना, वो हटा दिए सर। तो आपकी परसेंटेज से क्या होगा? 70 से 50 हो जाएगी, क्योंकि मैंने कौन से टेस्ट हटा दिए जिसमें आपका हाई स्कोर था। अगर मैं लो वाले हटा देता तो परसेंटेज बढ़ जाती, हाई वाले हटा दिए तो गिर गई, तो जाती होगी। अब आप और कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इवेपोरेशन के नतीजे में लिक्विड को छोड़ के कौन चला जाता है? जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। अगर हाई वाले चले जाएंगे तो जो पीछे रह जाएंगे वो कौन होंगे? लो। तो फिर एवरेज को क्या होना चाहिए? एवरेज कम हो जानी चाहिए। और एवरेज क्या चीज है? टेम्परेचर। टेम्परेचर गिरेगा तो हमें ठंडक मिलेगी या गर्मी? ठीक हो गई बात? तो इसका मतलब है सिंपल सा रीजन हो गया, ड्यूरिंग evaporation high energy liquid molecules escape from the surface of liquid, leaving behind molecules of low kinetic energy. As temperature is the measure of average kinetic energy, it drops
it drops down and hence cooling is observed. इवेपोरेशन के दौरान हाई एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर भाग जाते हैं और पीछे छोड़ते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। क्योंकि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर कम हो जाता है और उससे कूलिंग महसूस होती है। ये है इंट्रोडक्शन फॉर द लिक्विड स्टेट। वो तीन बातें जिनसे एग्जाम में तीन रीजंस बन सकते हैं। हमने इवेपोरेशन को डिफाइन भी कर दिया, जरूरी है ये भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, लेकिन तीन रीजंस आ गए, एक डिफ्यूजन का, एक कंप्रेशन का, एक इवेपोरेशन। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लिक्विड के सेक्शन की असल बातें पढ़ेंगे। गैसेस के सेक्शन में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी और 5 गैस लॉज थे। हर गैस लॉ के साथ उसके न्यूमेरिकल भी थे। फिर जब 3 लॉज पूरे हुए तो उन्हें मिलाकर जनरल गैस इक्वेशन बना दी। तो अच्छे खासे टॉपिक। यहाँ पूरा लिक्विड का सेक्शन 3 टॉपिक्स पर है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो लिक्विड की 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो हर प्रॉपर्टी के का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो वो हमें एक एक करके पढ़नी है। न्यूमेरिकल्स कोई है नहीं, सब चीजें थ्योरेटिकल है। वो 3 खूबियां हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन या और इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर। तो ये 3 है और तीनों में हमारा फॉर्मेट ये है कि हम आपसे पूछते हैं इम्तिहान में इनकी डेफिनेशन और ये बात कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर इनका 1 मार्क्स का सवाल पूछना है तो सिर्फ डिफाइन, और अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछना है तो लैंग्वेज होती है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो अगर विस्कोसिटी का सवाल आना है तो डिफाइन विस्कोसिटी एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच विस्कोसिटी डिपेंड। तो ये इसी अंदाज से हम पढ़ेंगे। अलबत्ता इसके साथ साथ तीनों प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट कुछ और छोटी-छोटी बातें भी होंगी जो एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, इसी तरह साइंटिफिक रीजन भी बन सकते हैं। तो उनको भी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ बताता जाऊंगा ताकि पेपर में जिस तरह भी वो हमसे सवाल पूछे, टॉपिक यही 3 है, हम उसका जवाब लिखने के काबिल। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। लफ्ज है विस्कस, जिससे निकला है विस्कोसिटी। उर्दू में से कहते हैं गाढ़ापन। अगर हम मुख्तलिफ लिक्विड्स को एक ही स्लोप से स्लाइड करवाएं तो हमें ये एहसास होगा कि लिक्विड में फ्लो करने की सलाहियत है, मगर हर लिक्विड में ये सलाहियत एक जैसी नहीं है। तो अगर हम एक ही स्लोप से पानी को स्लाइड करवाएं, उसी स्लोप पर कुकिंग ऑयल, वो भी हमारे घर में है, उसे फेंकें, और उसी पे हनी, शहद, उसे भी फेंकें, तो हम नोटिस करेंगे पानी बहुत तेजी से स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा। कुकिंग ऑयल को थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा स्लो है, और शहद को तो बहुत ही देर लगेगी, वो तो इतना गाढ़ा है कि फ्लो ही बड़ी मुश्किलों से करता है। इससे हमें अंदाजा होगा कि डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू फ्लो। एबिलिटी टू फ्लो को साइंस में कहते हैं फ्लूइडिटी। तो हर लिक्विड की फ्लूइडिटी डिफरेंट है। फ्लूइडिटी का अपोजिट, रेसिप्रोकल, विस्कोसिटी कहलाता है। फ्लूइडिटी ये मेजर करता है कि कौन सा लिक्विड कितना अच्छा फ्लो करता है, और विस्कोसिटी ये मेजर करता है कि कौन सा लिक्विड कितना स्लो मूव करता है। उल्टी बात, तो जो जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उसका फ्लो उतना कम होगा। कम फ्लो करना विस्कोसिटी। अच्छा भाई, क्यों करता है ऐसा लिक्विड? सिंपल सी बात है, हमने फिजिक्स में मोशन के बारे में पढ़ा तो ये कहा कि मोशन की एक अपोजिशन होती है। कौन है जो मोशन को रोकने की कोशिश करता है? अपोजिशन ऑफ मोशन, it's friction. Motion without friction is not possible.
जब भी कोई बॉडी मूव करेगी किसी ना किसी चीज पे तो मूव करेगी, जिस सरफेस पर मूव करेगी वो सरफेस उसे रोकने की कोशिश करेगी। चाहे आप फर्श पर किसी चीज को घसीट रहे हैं तो वो सॉलिड सरफेस उसे रोकेगी। इवन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड उसे रोकने की कोशिश करता है। हवा में गेंद को थ्रो करते हैं, एयर रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी नेग्लिजिबल होती है, लेकिन होती है। इसका मतलब है कि कम होगा या ज्यादा, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी कोई बॉडी मूव करेगी उसे फ्रिक्शन मिलेगी। अगर ऐसा है तो फिर जब आपने ये पोर्ट्रेट खींचा लिक्विड का कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लस्टर्स की सूरत में है जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर हो रहे हैं, तो whenever liquid molecule try to slip over the other liquid molecule, definitely they gonna offer friction to each other. वो एक दूसरे को की मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाएंगे, and that friction results in viscosity. अब जो ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा वो ज्यादा विस्कस है, जो कम फ्रिक्शन लगाएगा वो कम विस्कस है। तो वो कौन सी बातें हैं जिनसे वो ज्यादा और कम फ्रिक्शन लगाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी डेफिनेशन, तो एबिलिटी to flow of liquid is called fluidity and its reciprocal is called viscosity, which is defined as, ये इंट्रो है, इसको डेफिनेशन में बना दिया, डेफिनेशन अब हम लिखेंगे। इंट्रो है कि एबिलिटी टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और इस विस्कोसिटी की सिंपल डेफिनेशन यूं लिखी जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस in the flow of liquid is called viscosity. लिक्विड के फ्लो में अंदरूनी यानी कि वो रेजिस्टेंस जो उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं दे रही, वो कहलाती है विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ, सिंपल वे है डिफाइन करने का। अब हमारे बोर्ड का एक मसला ये है कि हमें हर चीज में बहुत इलैबोरेशन चाहिए होती है। अगर किसी कॉन्सेप्ट में ऐसे आधी एक लाइन की डेफिनेशन हो ना तो हमारे में एक आंख नहीं खाती, हालांकि वो जितनी ठीक हो। हमारा दिल होता है कि चीजें थोड़ी सी ज्यादा वजाहत से एक्सप्लेन की जाए। तो अगर मैं इसी बात को कि इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड है, इसे थोड़ी सी वजाहत से लिखूं तो दूसरी डेफिनेशन ये बनेगी, relative tendency of the liquid by virtue of which liquid exerts a dragging force to stop the relative motion of its molecules on each other. Tendency of liquid by virtue, VIRTUE। अब ये जो लैंग्वेज हमने इस्तेमाल की है नीड टू एक्सप्लेन, ये सेकंड डेफिनेशन को पहले लिख लें, फिर मैं इसकी
पहली लाइन से एक्सप्लेनेशन देता हूं। रिलेटिव टेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले ये बात हो जाए। रिलेटिव, किसी चीज को अगर हमें किसी चीज की वैल्यू बतानी हो दो तरीके हैं, एक कहलाता है एब्सोल्यूट, एक कहलाता है रिलेटिव। कैसे पता चलेगा कि क्या क्या है? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं आपकी मैट्रिक में परसेंटेज आप कहते हैं 86, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने मुझे सीधे सीधे नंबर बता दिया तो है कोई, मुझे पता चल 86, सिंपल। रिलेटिव क्या होगा कि आप मुझसे ये कहते हैं कि सर आपकी परसेंटेज से 2 ज्यादा है, यानी यू कंपेयर योरसेल्फ विद मी, आप बाकी से छुपाना चाहते थे। मेरी परसेंटेज आपको पता नहीं, मैं आपसे पूछा, अब मुझे तो पता नहीं मेरी क्या है, तो मेरी 84 है, इसकी 86 है, तो बाकी किसी को नहीं पता चला क्या होगा, ठीक है ना। तो जब आप वैल्यू डायरेक्ट ना बताएं बल्कि किसी से कंपेयर करके बताएं, कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनकी बड़ी आदत है, दादियां नानियां होंगी ना घर में, वो आप देखें अरे माशाल्लाह जमील जितना लंबा हो गया है। अब वो ये कभी भी नहीं कहेंगी माशाल्लाह 6 फीट 3 इंच का हो गया है या 5 फीट 4 इंच का, उनको क्या पता ये क्या होता है। वो कंपेयर करेंगी खानदान के किसी मशहूर बंदे से, जिसे सब जानते होंगे। अब जमील को सब जानते हैं, अरे अच्छा इतना लंबा हो गया माशाल्लाह। ये रिलेटिव है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ एनीथिंग विद एनी अदर, वैल्यू नहीं बता रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे अच्छा, उससे बुरा, उससे छोटा, उससे बड़ा, इस तरह, ये रिलेटिव है। ये वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताई, अगर आप सोचें, क्योंकि साइंस ऐसी चीज है ना, उसका एक इंप्रेशन या समझ में आती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका इंप्रेशन हमारी नजर में वो सब हो सकता है, तो हम जो भी होंगी पोंगी बात कर रहे हैं सब हो सकती है, कर लेते होंगे भाई, हमें क्या पता। ये एक जनरल इंप्रेशन है। इसी वजह से वो जो एक हमारे कार्टून नेटवर्क चल रहा है और हॉलीवुड की फिल्में चल रही है, तो साइंस के नाम पे जो दिखा दें, हाँ हो सकता हो, क्या करें। तो इसी तरह हमें भी नहीं ख्याल आता है। सोचने की बात ये है कि मॉलिक्यूल हमें नहीं नजर आते हैं, आप कह रहे हैं ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जब मूव करते होंगे ना तो एक दूसरे को रोकते होंगे, अगर रोकते तो होंगे तो बात मेरी अकल में आ गई कि फ्रिक्शन होगा। आप कैसे मेजर करेंगे वो फोर्स? ना मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, वो आपस में क्या करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? ये मॉलिक्यूल मुझे हिट करें, किसी और चीज को हिट करें, उस पर डैमेज क्रिएट करें, मैं उस डैमेज से हिसाब लगा, लेकिन आपस में इनका जो कुछ भी चल रहा है मुझे कैसे पता? इम्पॉसिबल। सो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एट ऑल। हम ये फोर्स लगा ही निकाल ही नहीं सकते जो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल अपने ही साथी को दे रहा है। तो फिर क्या करें? फिर ये विस्कोसिटी क्या है जो हमने बना रखी है? उनका ये हमने कंपैरिजन, हमें अंदाजा हो गया ना, एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती, कंपैरिजन करते हैं। किससे करेंगे कंपैरिजन? अभी मैंने जो एग्जांपल दी उसको गौर करें। अगर मैं अपनी कोई वैल्यू किसी से कंपेयर करके बताता हूं तो वो मेरा स्टैंडर्ड जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं वो कौन होना चाहिए? जब दादी अम्मा ये कहेंगी जमील इतना बड़ा हो गया है, तो जमील को कौन होना चाहिए? एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिससे सब वाकिफ हो, क्योंकि फिर हर एक की समझ में आ जाएगा ये कितना बड़ा हो गया। तो कोई जानते ही नहीं जमील को कौन है, तो फिर क्या फायदा इस कंपेरिजन? समझ में नहीं आ रहा कौन जमील दादी, ये हुआ ना। तो ऐसे चीज स्टैंडर्ड सब जानते हो। तो जब हमें ये काम करना था कि तमाम लिक्विड्स की विस्कोसिटी को कंपेयर करें किसी से, तो कौन सा लिक्विड लेना चाहिए जिससे सब जानते हो? पानी, द मोस्ट कॉमन ऑफ दी ऑल लिक्विड्स। तो हमने वाटर को लिया स्टैंडर्ड। अच्छा माशाल्लाह, एक तो पानी कॉमन है, दूसरा रीजनेबल फ्लूइडिटी रखता है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्लूइडिटी रखता है, तो हमने उसकी विस्कोसिटी को असाइन किया 1, हमने उसकी वैल्यू बना दी 1। अब इसका क्या फायदा हुआ? जो पानी से ज्यादा विस्कस है, पानी के मुकाबले में स्लो मूव करता है, उसकी विस्कोसिटी 1 से ज्यादा होती जाएगी। जो पानी से भी तेजी से फ्लो करता है, कुछ लिक्विड वो भी है, तो उनकी विस्कोसिटी 1 से कम होगी, 0.8 0.7, वो हो तो पानी से भी तेज है। तो ये स्टैंडर्ड है। तो दैट्स व्हाई द वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव टेंडेंसी।
relative tendency of the liquid by virtue of which, इसका मतलब है जिसकी वजह से, ये वो खूबी है लिक्विड की जिसकी वजह से वो क्या करता है, इट एक्सर्ट्स ड्रैगिंग, ड्रैग का लफ्ज निकलता है रुकावट से, किसी चीज में रोड़े अटका देना, रुकावट डाल दें तो उसको कहते हैं ड्रैग करना। तो ड्रैगिंग फोर्स रोकने वाली फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी चीज काम में रुकावट डाल रही है। किस काम में रुकावट डाल रही है? The relative motion of its molecule or each other, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के रेस्पेक्ट से मूव कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे की मूवमेंट को रोकने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स विस्कोसिटी। तो बात वही लिखी इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, थोड़ी सी इलैबोरेट, ठीक है। तो अब बार-बार आएगी बात, कहने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है। इम्तिहान में भी जब याद होगी तो लिख के दो, एक लिखने की शौक हो रहा है तो नीचे वाली लिखना ज्यादा बेहतर है। याद दोनों करेंगे, दोनों क्यों करेंगे? बड़ी वाली लिखना है वो खत्म होगा, छोड़ देते इसको, जो देखना आती है बात उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। आपने ये बड़ी वाली डेफिनेशन याद कर ली, इम्तिहान में आएगी तो लिख देंगे। इम्तिहान वालों ने एमसीक्यू दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड फ्लो इज कॉल्ड डैश। अब आपको तो ये डेफिनेशन याद ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हम आपको हर वो बात लिखाएंगे जो करना जरूरी है, ऑप्शनल चीजें का यहाँ कोई टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये मैंने लिखवाया वो करना है आपको, बात नहीं भाई, इसको टाइम हर चीज ध्यान में आप छोड़ रहे हैं, फिर भी आपने कहा नहीं सर तो ऐसी बातें करते हैं, और ध्यान में नहीं आया, बच गए यार, आपका रिस्क है, मैं नहीं ले सकता ये ताकि आप ये ना संडे हो तो छोड़ दो, वरना मैं तो करके जाऊंगा, मेरा एक नंबर बार हो गया, ये मैं तो यही कहूंगा तो ले जाओ, आगे आपकी मर्जी, आऊंगा नहीं भाई ले लेते हैं रिस्क, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देख लेंगे बराबर वाले का देख लेंगे, चलो ठीक है आपकी मर्जी, ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेशन जब भी लिखी जाएगी तो उसमें डेफिनेशन के साथ कुछ ना कुछ और जरूर होता है। मसलन अगर वो कोई ऐसी टर्म है कि उसका कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखेंगे, उसका कोई यूनिट है तो यूनिट लिखेंगे, तो डेफिनेशन पूरी होगी। तो अगर विस्कोसिटी की सिर्फ डेफिनेशन इम्तिहान में आए तो इस डेफिनेशन के साथ यूनिट जरूर लिखेंगे। अब इसका यूनिट क्या है? SI यूनिट of viscosity is Newton second per meter square और ग्राम पर सेकेंड पर सेंटीमीटर, दोनों यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या ग्राम पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। अलबत्ता भाई हर चीज के बहुत सारे यूनिट होते हैं ना, तो उनमें से एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है और एक कॉमन भी होता है। जरूरी नहीं है सारे एसआई यूनिट जो हैं वो कॉमन भी हों। अब टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड। डेली अपनी रूटीन लाइफ में हमें अगर टाइम किसी को बताना हो तो हम हार्डली सेकेंड यूज करते हैं। एज बतानी है ईयर यूज करेंगे, रूटीन के कामों के लिए वह कहना यार वेट करना मैं आऊंगा। अब अगर आप अपने किसी दोस्त से कहना जरा वेट करिएगा मैं अभी जरा अंदर सो के आता हूँ, तो क्या कहेंगे 2 सेकंड में आता हूँ, तो नॉन रियलिस्टिक है ना। जाने आने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, तो हम आऊंगा ना 5 मिनट में आ रहा हूँ, हालांकि उसमें भी 7-8 मिनट लग जाए वो और बात है। लेकिन ये कह देना कि 5 सेकंड में आ रहा हूँ, तो ये सुनने वाले की भी समझ में आ गया कि ये क्या बना रहा है, सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि रियलिस्टिक यूनिट्स आर जो हम अपनी डेली लाइफ में आवर्स, कितनी देर जा रहे हैं सेंटर 3 घंटे के लिए, सेकंड में बताएंगे, अजीब भागले लगेंगे ना, सेकंड में बताएंगे 3 घंटे को सेकंड में नोट करके बताते हैं, ऐसा यूनिट में बताएंगे। तो इसी तरह ये यूनिट स्टैंडर्ड जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट जिसमें हम अमूमन लिक्विड की विस्कोसिटीज को एक्सप्रेस करते हैं वो है पॉइस। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ये सारी जगह उसने बातें उसी की है, जिसने ये रियलाइज किया कि द बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग विस्कोसिटी is to compare it with the viscosity of water. उसने apparatus बनाया
और उन एपरेटस में करता ये था कि पानी लेता था और दूसरा जो भी लिक्विड होता था वो कलर्ड लिक्विड लेता था और उसे पानी के ऊपर छोड़ देता था। तो अब कलर्ड लिक्विड पानी में जिस तेजी से मूव करेगा नजर आएगा, तो उससे उसने फॉर्मूले भी निकाले, हिसाब किताब भी लगाए। तो उसके ऑनर में हमने उसके नाम पर यूनिट रखा, उसका पूरा नाम पॉइसले था, हमने यूनिट शॉर्ट में कर दिया पॉइस। तो यहां लिख देते हैं, बट इट यूजुअली मेजर्स इन पॉइंट्स। ये हो गई डेफिनेशन। तो अगर सिर्फ डेफिनेशन आए तो ये लिखना है, और अगर शॉर्ट नोट आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछेंगे आपसे, बताइए विस्कोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं फैक्टर्स ऑन विच viscosity depends। सबसे पहला फैक्टर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर विस्कोसिटी फ्रिक्शन की वजह से है, जो कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर मूव करते वक्त ऑफर करते हैं, तो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक शेप से भी है। जो सब्सटेंस मूव कर रहा है वो किस शेप का है, जिस सरफेस पर मूव कर रहा है वो किस शेप की है। अगर शेप स्मूथ रेगुलर है तो फिर मूवमेंट आसान और फ्रिक्शन कम होती है। शेप इरेगुलर है और खुरदरापन है, अनइवननेस है, तो फिर उसमें मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। सेम कहानी है। नॉर्मली मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल होते हैं, गोल। तो जो गोल शेप के मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े मजे से बॉल्स की तरह किसी के ऊपर स्लिप ओवर होते हैं, फ्रिक्शन तब भी होगी मगर बहुत कम। तो ऐसे लिक्विड जिनके शेप रेगुलर है, गोल से है, बॉल की तरह, उनकी फ्रिक्शन कम है, उनकी विस्कोसिटी कम है। और ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के शेप इरेगुलर है, इलोंगेटेड, टेढ़े मेढ़े हैं, वो जब एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने की कोशिश करेंगे तो अपनी इरेगुलरिटी में से अटकेंगे बहुत ज्यादा, एंड दे विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट पहले यहां लिखते हैं। लिक्विड्स विद रेगुलर और spherical shape molecules are less viscous than liquids with irregular or elongated shape molecules। ये तो आसान बात याद हो जाएगी। प्रैक्टिकली हमें कैसे पता चलेगा कि इस लिक्विड के मॉलिक्यूल का शेप कैसा है? तो चैप्टर नंबर 4 हमारे सिलेबस में जो चैप्टर है उसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बड़ी तफसील से, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स लिक्विड के शामिल हैं, उसमें उनके मॉलिक्यूल्स के शेप्स कैसे मालूम होते हैं ये सिखाएंगे। तो जब तक आप वो पढ़ेंगे तो आप माशाल्लाह चैंपियन हो जाएंगे, कोई मसला नहीं।
लेकिन अभी तो नहीं पढ़ा हुआ मैंने, तो अभी अगर मुझे ये बताना है कैसे पता चले, तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। कॉमन सेंस भी तो चीज है। आप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखकर गैस कर सकते हैं कि मैं इसके शेप को सिंपल और रेगुलर मानूं या कॉम्प्लिकेटेड और इरेगुलर मानूं, सिर्फ फॉर्मूला देखकर। मसलन सबसे कॉमन लिक्विड पानी, क्या फॉर्मूला है पानी का? H2O। इसका मतलब उसमें 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। एटम गोल होते हैं, एटम गोल होते हैं। ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1। इसका साइज बड़ा होगा और कितना बड़ा होगा? अच्छा खासा, 1 to 16 का रेशियो। तो मेरी रफ इमेजिनेशन ये होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजन का एटम ऐसे है तो हाइड्रोजन इसके मुकाबले में छोटे से। तो अब ये 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन के स्फीयर्स एक बड़े ऑक्सीजन के स्फीयर के साथ टच हुए हैं, तो इससे मॉलिक्यूल के शेप में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं हो रही है, छोटे छोटे साइज के। इवन अभी भी ये एक रेगुलर सा बॉल लाइक शेप बनता है। हाइड्रोजन की वजह से कोई खास इरेगुलरिटी नहीं है कि वो बहुत छोटे छोटे। अब इसके मुकाबले में एक लिक्विड है ग्लिसरीन, नाम सुना है? मुंह में छाले पड़ जाए तो आप ग्लिसरीन लगाते हैं, गाढ़ा है थोड़ा सा। उसका फॉर्मूला है C3H8O3। सिर्फ फॉर्मूला देखकर आपको अंदाजा हो रहा है कार्बन का एटम 12 एटॉमिक मास रखता है, ऑक्सीजन 16 रखता है। दोनों के साइज में कोई खास फर्क नहीं, बड़ा क्लोज है। दोनों के कितने कितने एटम है? 3 फिर उसके ऊपर 8 जगहों पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या ये मॉलिक्यूल इतना सिंपल शेप हो? एक नजर फॉर्मूले को देखते ही आपने कहा सर इस मॉलिक्यूल का शेप काफी टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसमें तो 6 तो बड़ी बड़ी बॉलें आ रही होंगी। तो अब वो किस तरह अपने आप को अरेंज करती हैं और फिर वो एक साथ मूव करने की कोशिश करेंगे, तो इसके मुकाबले में ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो आप एक रफ आइडिया सिर्फ फॉर्मूला देखकर भी लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जिसमें जितने ज्यादा एटम्स आ रहे होंगे वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है। एक बात होगी। अब दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। बहुत आसान है समझने ये, क्योंकि हमें अंदाजा है कि छोटे साइज की चीज को धक्का देकर मूव करना आसान है और बड़े साइज की चीज को धक्का देकर मूव करना मुश्किल है। सो डिफिकल्ट टू मूव लार्ज साइज ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा है वो कम विस्कोसिटी रखेंगे और जिनके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है वो ज्यादा विस्कोसिटी रखेंगे। तो लिक्विड्स with small size molecules are less viscous than liquids with large size molecule। साइज का अंदाजा तो और भी आसान है। पेट्रोल एक लिक्विड है, मेरे ख्याल में सब जानते हैं। पेट्रोल किसी प्योर कंपाउंड का नाम नहीं है, पेट्रोल बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर है। उनमें से चंद लिक्विड्स ये हैं। एक का नाम है पेंटीन, इसका फॉर्मूला है C5H12। एक का नाम है हेक्सेन, इसका फॉर्मूला C6H14।
एक का नाम है हेप्टेन C7H16 और एक है ऑक्टेन C8H18। अगर हम आपसे कहें इन सब में इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो याद रहे सब में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम हैं, उनका जो भी शेप है सबके लिए सेम ही है। तो यहाँ अब शेप से ज्यादा ये मैटर करेगा कि किसमें कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि ज्यादा एटम से एटम मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा और ज्यादा बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना मुश्किल है, छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना आसान है। तो अब अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूं तो सबसे बड़े साइज का मॉलिक्यूल कौन है? ये सबसे ज्यादा विस्कस होगा और ये इसके मुकाबले में कम विस्कोसिटी होगा। ये बातें इसलिए जरूरी है कि ये जुमले तो बड़े मजे से याद हो जाते हैं और जब इम्तिहान में सवाल आता है डिफाइन विस्कोसिटी एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स एट द टाइप्स सब लिख देते हैं, लेकिन जब उसी पेपर में ऐसा एमसीक्यू आ जाता है तो ये तो पढ़ा था। अब नाम ये हो या इनसे मिलता जुलता कोई और नाम हो, इतनी अकल तो हो कि जब फॉर्मूले गिवन है तो जिसके फॉर्मूले में ज्यादा एटम है इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो यहाँ लिखा है ना बड़े साइज के मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी ज्यादा है, छोटे साइज के मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी कम है। तो आप इससे जवाब दे सकते हैं। तो अभी ये 2 फैक्टर्स हुए हैं, 3 और हैं, टोटल 5 फैक्टर्स हमें आपको बताने, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।